आज हम लोग क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 8 बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इंग्लिश में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ हम देख रहे हैं वस्तुओं को धकेलकर, खींचकर या ठोकर लगाकर उनकी गति की अवस्था को बदला जा सकता है। मतलब किसी वस्तु को जब हम धक्का देंगे, ठीक, या खींचेंगे या ठोकर मारेंगे, तब जाकर उसके क्या होगा, उसके गति में परिवर्तन आएगा। अन्यथा कोई विराम में है तो वो विराम में ही रहेगा। किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने पर, अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब कि किसी वस्तु में मतलब गति लाने के लिए या किसी वस्तु को रोकने के लिए या धीमा करने के लिए, सब के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो बल की आवश्यकता होता है। हम लोगों को बल की आवश्यकता होती है किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या रोकने के लिए, ठीक, उसके वेग या परिमाण में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो बल की आवश्यकता होता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। इतना ही नहीं, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे बल के प्रयोग से किसी चीज़ का आकृति या आकार भी बदला जाता है। जैसे ये गेंद है और दोनों ओर से हम दोनों हाथ से बल लगाए तो ये गोलाकार गेंद कैसे चपटाकार का आकार में हो रहा है। जैसे स्प्रिंग है और दोनों ओर बल लगाया तो कैसे ये मतलब स्प्रिंग फैल गया। तो स्प्रिंग मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज़ पे बल लगाते हैं तो उसके आकार या आकृति में बदली जा सकता है, चेंज आ सकता है। यदि बल लगाकर हम वस्तु के आकार या आकृति को बदल सकते हैं। ठीक, अब ये एक ब्लॉक रखा हुआ है एक, ठीक, इसमें दोनों रस्सी बांधा हुआ है, इधर x और इधर y। अगर इधर जितना बल लगा रहे हैं उतना ही बल इधर लगा दिए। माना कि 50 न्यूटन का बल हमने इधर लगाया और 50 न्यूटन का ही बल इधर लगा दिए, मतलब दोनों ओर समान बल लगा दिए, तब तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक जो है वो कहीं नहीं, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ओर समान बल लग रहा है, यानी संतुलित बल लग रहा है। इस अवस्था में क्या बल लग रहा है? संतुलित बल लग रहा है। संतुलित बल लग रहा है। संतुलित बल लग रहा है तो ये कहीं नहीं जाएगा। ये इस अवस्था में जो ब्लॉक है, ये लकड़ी का ब्लॉक है, कहीं पे स्थिर रहेगा। ब्लॉक क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। जब दोनों ओर समान बल लगेगा, दोनों रस्सी से समान बल से खींचेंगे इधर भी इधर, तो ये ब्लॉक न इधर जाएगा न उधर जाएगा, तो ये ब्लॉक क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अगर हम इसी ब्लॉक पे इधर 100 न्यूटन का बल लगा दे, ठीक, और इधर इसके उल्टा 50 न्यूटन का बल लगा दे, तब ये ब्लॉक किधर जाएगा? इधर की ओर। काहे कि इधर 50 है, 50 काठी भी दिए, दो भाग में तोड़े, 50 प्लस 50, एक 50 से 50 खत्म, जो बच गया 50। अब ये 50 न्यूटन का बल इस ब्लॉक को किधर ले जाएगा? आगे की ओर ले जाएगा। ठीक, तो अगर जिधर ज़्यादा बल लगाएंगे इस ब्लॉक पे, इस रस्सी के द्वारा, तो उधर ही ये ब्लॉक क्या करेगा? खिसकेगा। तो वही इसमें पूरा यही बात लिख रखा है। इसी तरह बक्सा पे ही अगर ये दो लड़का मिलकर अगर थोड़ा ही बल लगाए तो ये बक्सा नहीं खिसक रहा है। नहीं खिसकने का कारण क्या है कि ये बड़का बक्सा नीचे, अब इसका कारण इधर ये तो ऊपर बल लगा रहा है, और अगर ये कमजोर, अगर इसका बल कमज़ोर हुआ और ये कोई वस्तु जैसे विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, तो ये जो घर्षण है, कक्षा 8 में ही पढ़ना था, खैर कोई नहीं, घर्षण बल लगाए हुए बल के विपरीत दिशा में लगता है। तो घर्षण बल अगर मजबूत है तो ये ब्लॉक नहीं, ये वाला जो है टेबल, ये नहीं आगे बढ़ेगा। अगर ये वाला बल मजबूत हो गया और ये वाला बल कमज़ोर हो गया, तब ये क्या होगा? आगे बढ़ने लगेगा। यही बात इसमें बताया जा रहा है। अगर ये वाला बल कमज़ोर हुआ, ये वाला बल मजबूत हुआ, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, रुका रहेगा। क्या रहेगा? रुका रहेगा। अगर ये मजबूत हुआ, ये घर्षण बल मजबूत हुआ, तो घर्षण इसमें लिख देते हैं स्पष्ट, रुका रहेगा कब तक?
ये घर्षण बल लगेगा, जो घर्षण बल, और इसके ये जो हम बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, अगर घर्षण बल मजबूत हुआ तो ब्लॉक रुका रहेगा। घर्षण बल मजबूत हुआ किस लगाने वाला बल, लगाए गए बल से, तो क्या रहेगा, रुका रहेगा। लगाए गए बल से, लगाए गए बल से। अगर इसके आगे हम देखें कि ये बल लगा रहा है, अगर घर्षण बल से अगर ज़्यादा ये वाला बल लगा दिया तो क्या होगा, ये ब्लॉक चलने लगेगा। अगर इसके विपरीत अगर घर्षण बल कमज़ोर हो गया, ये वाला जो लग रहा है घर्षण बल, दो सतह के बीच में जो बल लगता है वो घर्षण बल, और घर्षण बल हमेशा जिधर हम बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में लगता है। ये 8 क्लास का बात ही है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ ही डिस्कस कर लेते हैं। घर्षण बल जो है हमेशा लगा, अगर हम बल इधर लगा रहे हैं तो दो सतह के बीच में अगर बल इधर लगा रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में कौन बल लगता है, घर्षण बल। तो ये घर्षण बल, अगर घर्षण बल क्या है, अगर कमज़ोर है घर्षण बल, अगर घर्षण बल कमज़ोर है, अगर घर्षण बल कमज़ोर है, अगर ये बल मजबूत लगा दिया, इधर लगाया गया बल अगर मजबूत हो गया तब ये वाला चलने लगेगा। लगाए गए बल मजबूत हो गया, लगाए गए बल मजबूत हो गया, लगाए गए बल मजबूत हो गया, मजबूत हो गया तो ज़्यादा हो गया, मजबूत कहने का मतलब ज़्यादा हो गया, लगाया गया बल ज़्यादा हो गया, तब ये वाला जो टेबल हो चाहे जो भी ब्लॉक हो कहाँ होगा, आगे बढ़ने रहेगा, आगे बढ़ने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो साहब थे, वो बड़ा अच्छा जो प्रथम बार दूरबीन का आविष्कार किए थे, ठीक। भी थोड़ा गति के प्रथम नियम में उनका भी कुछ योगदान है, जिसको जरत का नियम कहते हैं। इससे तो न्यूटन का है, लेकिन गति का प्रथम नियम सबसे पहले गैलीलियो ही डिस्कस किए थे। वस्तुओं के किसी अनंत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, वस्तु एक निश्चित गति से चलती है। उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनंत तल पर लुढ़कती है तथा उसका वेग बढ़ जाता है। वस्तुओं को किसी अनंत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती है। उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनंत तल पर लुढ़कती है तथा उसका वेग बढ़ जाता है। इसमें इससे अच्छा सा समझेंगे, मतलब जैसा ये त्रिभुजाकार टाइप का स्लोपिंग है वैसा ही सेम टू सेम हाइट सेम कोण पर है, ठीक। अगर हम इस गेंद को यहाँ से लुढ़काएं इतना ऊंचे, तो ये जो है यहाँ तक ऐसे होकर यहाँ तक उतना ही ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर आएगा, ठीक। जितना ऊंचा ये है उतना ही ऊंचा पर ये जाकर। इसके विपरीत अगर इसको हम यहाँ से लुढ़काएं, हाँ, अगर इसका हम स्लोपिंग थोड़ा नीचे कर दें, यहाँ से स्लोप गिराकर यहाँ ला दें, तो ये गया टकराया और यहाँ समान ऊंचाई पर जाकर लगेगा। फिर और नीचे कर दे तो यह और नीचे टकराया और यहाँ जाकर समान ऊंचाई पे जाकर। अगर इस स्लोप को हम पूरा सीधा कर दें तो ये यहाँ से अगर हम लुढ़काएंगे गेंद तो ये निरंतर चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। यानी चूँकि इसको ये ऊंचाई नहीं है ना, समान ऊंचाई मेंटेन नहीं ना कर पा रहा है, यहाँ तो ऊंचाई सब जगह समान ऊंचाई है, ठीक। अगर इसका स्लोप घटा देंगे तो थोड़ा दूरी बढ़ाकर थोड़ा और ये वाला गेंद चलते 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 यहाँ तक आ जाएगा। अगर दूरी बढ़ा ये स्लोप इसका कम कर दिए, इधर से देखें तो हाँ, स्लोप कम करते जा रहे हैं, तो ऊंचाई मेंटेन करने के लिए यहाँ से चला फिर यहाँ जाकर टकरा गया, फिर यहाँ से चला फिर यहाँ जाकर यहाँ गिरा और यहाँ जाकर क्या हुआ, टकरा गया। तो कहने का मतलब ये यहाँ तो ऊंचाई मेंटेन, लेकिन यहाँ से हम सीधे लुढ़का दिए तो यहाँ ऊंचाई नहीं मेंटेन, तो इसके लिए ये निरंतर आगे तक, बहुत आगे तक चलते रह जाता है। तो वही बात ये पूरा लिखा रखा है, ठीक। यही गैलीलियो दिया था, यही गैलीलियो गैलीली है, ठीक। अब यही बात लिखा हुआ है।
हाँ, इसमें वही बात बोला गैलीलियो ने कि किसी आनत ताल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला, जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तु एक निश्चित गति से चलती रहती है। यानी जब तक अगर कोई वस्तु गति में है, उस पर अगर जब तक कोई बाह्य बल नहीं कार्य करेगा, दूसरा बल नहीं कार्य करके उसको रोकेगा, तब तक वो एक निश्चित गति से चलती रहती है। वही गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से, यहाँ बाईं ओर ये हो दाईं ओर ये बाईं ओर लिख ही देता हूँ मैं, ये बाईं ओर और ये दाईं ओर, ये दाईं ओर। गैलीलियो ने तर्क दिया जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब ये ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के अनंत ताल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूरी तक वे लुढ़की थी। जितने दूरी तक ये लुढ़का था उतना ही दूरी फिर इतना ही दूरी पे समान ऊंचाई पर चढ़ेगा। वही बात तो बोला जा रहा है। ये अगर ए एच है तो ये भी एच हाइट चढ़ेगा। वही बात यहाँ भी, ये अगर ऊंचाई एच है तो ये भी सब जगह, ये तीनों जगह एच ऊंचाई तक चढ़ेगा। अगर यहाँ छोड़ दिया जाए सीधे यहाँ नीचे तक गेंद को लुढ़का दिया जाए तो ये गेंद आगे तक चलते रहेगा, अपना ऊंचाई नहीं मिलेगा। इसलिए ये बात ही इस लाइन में लिखा। अब आगे हम लोग देखें, यही गैलीलियो है, इनके पिताजी इसे डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन इनका गणित में इंटरेस्ट था। ठीक, तो बहुत सारा आविष्कार भी किए। ठीक, एक दूरबीन का आविष्कार प्रथम बार किए, उसी से मतलब बहुत सारा खोज किए दूरबीन से। फिर यही पहले सबसे पहले बताया कि हाँ कि सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं, ना कि पृथ्वी को। वो दूरबीन जो खोज रहे थे अपने स्वयं निर्मित दूरदर्शी का, ये भी पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि किसने स्वयं निर्मित दूरदर्शी का निर्माण किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने। ठीक, क्या क्या पता लगाया था? प्रयोग से शनि तथा शुक्र ग्रह का निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह किसके? सूर्य के परितः ही घूमते हैं, न कि पृथ्वी के परितः घूमते हैं। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा, यह उस समय जो था, उस समय यह विचारधारा नहीं था। उस समय विचारधारा था कि सभी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये विचारधारा जब ये अपने दूरबीन से देखा दूर तक कि सभी ग्रह तो सूर्य का परिक्रमा लगा रहे हैं, तो ये विचारधारा सही मान लिया गया। अब अभी भी सभी ग्रह यही विचारधारा को माना जा रहा है कि सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। 1640 के आसपास इसने प्रथम लोलक घड़ी का भी निर्माण किया। प्रथम लोलक घड़ी भी पूछ सकता है, गैलीलियो गैलीली ने प्रथम लोलक घड़ी किस रचना की? ठीक, उनके खगोलीय आविष्कार की एक पुस्तक क्या है? स्टोरी मैसेंजर। ठीक, दूरबीन, लोलक घड़ी, ये सब का आविष्कारक है लोलक घड़ी। स्टोरी मैसेंजर तो पुस्तक है उनका, ये पुस्तक है लोलक घड़ी। और ये जो खगोलीय आविष्कारक जो दूरबीन का आविष्कार किया गया था, उससे देखकर बताया कि गैलीलियो ने चंद्रमा पर क्या है? पहाड़ भी है, ये बताया था। और छोटे छोटे सितारों से मिलकर बना हुआ आकाशगंगा, ये बताया था। ठीक, और बताया था कि कैसे बृहस्पति ग्रह के 4 छोटे छोटे पिंड मतलब उपग्रह घूम रहा है, मतलब उसके आसपास, ठीक, घूमने का दावा किया था। और उनका पुस्तक भी है। उनका कौन कौन पुस्तक है? पुस्तक ये है कि डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडी, उनका पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडी। ठीक, और दूसरा पुस्तक है लेटर्स ऑन दी सन स्पॉट, सन पे स्पॉट धब्बा, सूर्य के धब्बा का उपस्थिति धब्बों का संदर्भ सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो गैलीली ने। ठीक, तो ये पूछ सकता है सूर्य पर उपस्थित धब्बों का संदर्भ सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो गैलीली ने। और गैलीलियो गैलीली की पुस्तक कौन है? तो डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडी। ठीक, 4 छोटे पिंड घूमते हुए बृहस्पति का किसने दावा किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने। फिर अपने स्वयं द्वारा निर्मित दूरदर्शियों का प्रयोग से क्या क्या उसने किए थे? शनि तथा शुक्र ग्रह को देखा था कि वो सूर्य की चक्कर लगा रहा, ना कि पृथ्वी का, जबकि उस समय जो दावा किया जा रहा था उसको खंडित किया। ठीक,
और देखा जाए एक और पुस्तक लिखे थे, द लिटिल बैलेंस, ठीक, लिखे थे। उसमें उन्होंने एक तुला द्वारा क्या किए थे, एक तुला द्वारा, तुला मतलब जो वजन करते, उससे अपेक्षित घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व को प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया था। उसमें उन्होंने एक तुला का अपेक्षित घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया था, ठीक। और 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी दी मॉट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु को गिरने की दर कम होने संबंधित अपने सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी दी मॉट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु को गिरने की दर कम होने संबंधित अपने सिद्धांत का प्रस्तुत किया। अब आगे देखें। अब जैसा कि हम लोग अभी देखे थे कि कोई सरफेस है, अगर ये ब्लॉक है, इस पर हम आगे बल लगाते हैं तो इसके विपरीत क्या, सरफेस के मतलब ब्लॉक के विपरीत क्या, कौन बल लगता है, घर्षण बल लगता है। कौन बल लगता है, घर्षण बल लगता है। अगर घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम, अगर इसके बीच में कम से कम घर्षण लगे तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि चिकना सरफेस बना दे, सरफेस को चिकना कर दे, चाहे चिकनी कांच की गोली, ठीक, तो चिकने समतल का प्रयोग करें, समतल के सतह पर चिकनायुक्त पदार्थ लगा दें, तो ताकि उसमें घर्षण कम हो। घर्षण को कम करने के लिए ये सब उपयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। जैसे तेल का भी, तेल पर भी फटाक से पैर पिछलता है, ठीक। तो आगे देखें। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। मतलब अगर कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा जब तक कि कोई इधर बाहर से आकर इस पर कोई बल लगा दे, ठीक। अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगा, ठीक, जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसको रोक ना दे, ठीक। आगे तो कहेगा कि गेंद चलते चलते रुक जाता है, तो वो रुक इसलिए जाता है कि उसके पीछे जो है जो बल लगता है वो घर्षण बल लगते रहता है, लुढ़कते रहता है उस समय में, ठीक। अगर कोई रुका हुआ तो रुका हुआ जब तक कि इस पर कोई बल नहीं लगाएगा। तो यही बात लिखा हुआ है, यही प्रथम नियम भी जाकर न्यूटन का प्रथम नियम आगे जाकर बनता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन की विरोध करती है। मतलब कोई अगर वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु को विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अगर कोई विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, कोई गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, और इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं हम लोग, जड़त्व कहते हैं, ठीक। यही कारण है कि गति के पहले नियम जड़त्व के नियम, हाँ यही कारण है, ये भी पूछता है गति के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब ये जो उदाहरण है कि जैसे चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाने के बाद सीट, जिससे आगे जो कार में बैठा रहता है, सीट के आगे लगे पैनल से टकराने से हम घायल हो सकते हैं। इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए क्या कहा जाता है, सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करें। इसलिए फिल्म मतलब बहुत जगह देखते हैं फाइन भी करता है कि सीट बेल्ट आपने क्यों नहीं लगाया। क्योंकि जब आदमी कार चलाएगा या जो भी गति वाला कार पे रहेगा तो अचानक ब्रेक लगेगा, तो ब्रेक लगेगा तो कार तो चल रहा था ना, तो कार चल रहा था, तो कार के अंदर बैठे सीट भी चल रहा था, ठीक। मतलब सीट भी मतलब जा रहा था कार के साथ साथ, और अचानक रुक गया, लेकिन उसके अंदर बैठे आदमी भी रुक कर गया। लेकिन जो ऊपर वाला पर्सन है, ऊपर वाला मतलब सर वाला पर्सन है, तो मतलब गति को बनाए रखता है। इसलिए गति को बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है, जिससे टकराने का चांस रहता है। और इसके अगर विपरीत, अगर ये वाला दूसरा का केस है कि अगर गाड़ी पहले से ही रुका हुआ है तो अचानक अगर रोके तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये दोनों जड़त्व के कारण होता है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है, इसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 होगा, उसी का आंसर है, का है तो जड़त्व के कारण। और ये पूरा लिखा हुआ है वही कहानी कि अगर कोई चलती हुई गाड़ी, अगर कोई गाड़ी चलता हुआ ब्रेक लगाएगा तो हम आगे की ओर चले जाएंगे, और इसके विपरीत
अगर कोई गाड़ी मोटर बस रुका हुआ है अचानक और ब्रेक अगर अचानक चलेगा तो हम क्या होंगे, पीछे की ओर हो जाएंगे। ये जड़त्व के कारण होता है। शरीर अब उसी मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, उसी गति को मतलब मेंटेन रखना चाहता है, तो इसीलिए पीछे की ओर हो जाता है जब अचानक आगे की ओर चलता है। ठीक। अब और अच्छा उदाहरण लेते हैं तो कैरम बोर्ड पर अगर तेज से प्रहार करेंगे तो जो वाला गोटी पे प्रहार करेंगे वही गोटी क्या होगा, आगे की ओर निकल जाएगा, बाकी सब गिर जाएगा। ठीक। और ये सिक्का, ये सबसे अच्छा, ये सिक्का वाला, ये ताश का पत्ता है, ताश के पत्ता के ऊपर 1 या 2 रुपये का सिक्का रखो, मतलब पतला वाला कोई सिक्का रखे या 5 रुपये का सिक्का रखे, ताश के पत्ता को कस के मारे तो ये अपना ये आगे निकल जाएगा, और ये जड़त्व के कारण ये इसी में गिर जाएगा। मेन यही सब है, कहानी है, ये सब यही बात सब लिखा हुआ है इसमें। हाँ, जड़त्व तथा द्रव्यमान। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतने बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। हम बात सही है। अब जितना बल से हम ठेला गाड़ी चला लेते उतना बल लगाकर रेलगाड़ी को नहीं चला सकते, ज़्यादा बल लगाना होगा। तो इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होगा, रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा, ठेला गाड़ी के जड़त्व कम होगा। कॉमन बात है। अब आगे बढ़े। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। किसी वस्तु का जड़त्व किससे मापा जाता है, तो उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान उसका उतना ज़्यादा जड़त्व, तो यानी जिस जड़त्व किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान के। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, वही बात है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसके विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसकी वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके वह प्राकृतिक गुण है जो उसके विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसका वो प्रकृति गुण है। किसी वस्तु का जड़त्व क्या है, वस्तु का प्राकृतिक गुण है, उसका अपना गुण है जो उसकी विराम, कोई अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। ठीक। मतलब अवस्था परिवर्तन का विरोध करना किसका काम है, जड़त्व का। अपने अवस्था का परिवर्तन का क्या करते रहता है, विरोध करते रहता है। ठीक। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व का माप है, ये भी पूछता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप है, तो जड़त्व की माप है। ठीक। अब आगे हम लोग बढ़े। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, जिसका भार अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। कॉमन बात है। एक रबर की गेंद या पत्थर की गेंद, तो पत्थर की गेंद। एक साइकिल एवं रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी। एक 5 रुपये के सिक्के भारी है तो 5 रुपये के सिक्के का जड़त्व ज़्यादा होगा। रेलगाड़ी यहाँ भारी है तो रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा होगा। ठीक। और ये क्वेश्चन है कि कितना बार किए, तो ये 4 बार टोटल हुआ। गेंद को रोका गया ये भी 3 बार लगाकर, और ये चौथा बार, ये इसका आंसर है। ठीक। और इस पेड़, वही है, पेड़ की शाखा के तीव्रता से हिलाने से कुछ पत्ती झड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बल लगेगा तो कुछ पत्ती अपना विरामावस्था में बनाए रखना चाहेगा, और जो कमज़ोर पत्ती होगा जड़त्व के कारण क्या होगा, गिर जाएगा। यही बात है। अब चौथा क्वेश्चन का ये आंसर यहाँ जड़त्व के कारण यहाँ दिया हुआ है, ऊपर में यहाँ एक्सप्लेन किए हुए यहाँ। और अब हम लोग देखेंगे गति के द्वितीय नियम। ठीक। इसको बाद में देखेंगे, पहले ये गति का द्वितीय नियम ये है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधा रेखा में चल रहा है t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है, तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग p1 बराबर mu, p2 बराबर mv। तो दोनों का अंतर निकालेंगे, p2 माइनस p1।
एम वी माइनस एम यू, एम इंटू इसमें से एम कॉमन निकाल लिए तो वी माइनस यू, और संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू बटा टी। इसीलिए एम इसको क्या बोल दिया गया, बल बोल दिया, तो बल बराबर एम इंटू वी माइनस यू बटा टी। इसी को बोल दिया गया वी माइनस यू बटा टी को, ये वाला पार्ट को बोल दिया गया एक्सलेरेशन, और ये बोल दिया एफ बराबर कि एम ए, और यही फार्मूला जाकर आगे बनता है एफ बराबर एम ए। तो ये द्वितीय गति के नियम हम फार्मूला देता है, गणितीय फार्मूला देता है कि किसी वस्तु पर जो बल लगाते हैं उस वस्तु का भार गुने एक्सलेरेशन त्वरण, भार गुने त्वरण का गुणनफल बल हमें मिलता है। ठीक, अब ये पूरा पढ़ते हैं, मतलब देखते हैं। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती है, परंतु 5 मीटर प्रति सेकंड जैसे कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। ऑब्वियस है, ट्रक खड़ा रहेगा तो नहीं दुर्घटना होगा, लेकिन वही थोड़ा भी स्पीड से अगर ट्रक चलेगा तो टकराएगा तो वो आदमी मर सकता है। और दूसरा उदाहरण से समझते हैं इसी बात को। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी भी व्यक्ति का मृत्यु का कारण बन सकता है। बात सही है, मेन कारण वो छोटा गोली है, उससे नहीं मतलब कितना तेज से जा रहा है वो मतलब था, इसीलिए मृत्यु का कारण। इससे पता चलता है कि वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान पर तो निर्भर करता ही है कि वो वस्तु कितना प्रभाव छोड़ेगा, और वो उसका कितना वेग है उस पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो वही बात है कि अगर किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अगर अधिक वेग प्राप्त करना, अधिक स्पीड उसको प्राप्त करना, तो उसमें क्या अधिक बल भी लगाना होगा। वही बात है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एवं महत्वपूर्ण राशि है। दूसरे शब्द में हम क्या सकते हैं, दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है जिसे संवेग कहा गया। न्यूटन ने इसे दिया संवेग को, कि संवेग जो होता है वेग द्रव्यमान का क्या होता है, गुणनफल होता है। दोनों को गुना कर देते हैं वेग और द्रव्यमान को, तो क्या हो जाता है संवेग। जैसे ये कोई वस्तु हुआ, ठीक, ये कोई वस्तु हुआ, ठीक, तो इसका कुछ मतलब द्रव्यमान हो, और द्रव्यमान तो सब वस्तु का द्रव्यमान होता है। मान ली एम द्रव्यमान है और इसको हम जोर से मतलब वेलोसिटी अगर भी से आगे भाग रहा है, भी वेग से क्या हो रहा है आगे भाग रहा है, भी वेग से आगे भाग रहा है, तो अब इसका संवेग क्या हो जाएगा, संवेग जो हो जाएगा द्रव्यमान गुने वेग, एम इंटू भी, यानी द्रव्यमान गुने वेग। ये न्यूटन दिए थे, कौन दिए थे, द्रव्यमान कौन बताए थे, न्यूटन साहब, न्यूटन। हाँ, तो वही न्यूटन ने प्रस्तुत किया था किसी वस्तु का संवेग। इसको हम संवेग को क्या चीज़ से दर्शाते हैं, तो पी से, छोटे पी से, ठीक। तो पी बराबर एम भी, ठीक। संवेग परिमाण और दिशा। अब वेग का क्या होता है, पहले ही पढ़े थे, वेग का क्या होता है, वेग का दोनों होता है, दिशा परिमाण। तो संवेग का भी क्या होगा, संवेग में दोनों होता है, दिशा एवं परिमाण। परिमाण मतलब उसका कुछ मान होगा और उसका दिशा भी होगा। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक। कि एम इसका क्या होगा किलोग्राम, इसका मीटर प्रति सेकंड, तो क्या हो जाएगा टोटल किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ देखते हैं, यदि एक या दो व्यक्ति अचानक धक्का देते हैं तो ये भी स्टार्ट नहीं होता है। अगर कोई गाड़ी है, एक या दो व्यक्ति अचानक रुका हुआ था तो धक्का देते नहीं स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर उस कार में क्या आ जाता है, गति आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं, कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं बल्कि उस समय से भी है जितने समय तक बल लगाते रहा। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है।
सिर्फ बल्ब थोड़ा देर के लिए लगाने से कार नहीं स्टार्ट हुआ, बहुत देर तक लगाना पड़ा। तो यानी संवेग परिवर्तन करने के लिए सिर्फ बल्ब की ज़रूरत नहीं, और समय दर कितने बहुत देर तक लगाया, कुछ अच्छा देर तक लगाया, तब जाकर गाड़ी स्टार्ट हो गया। वही कहना चाह रहा, जिससे कि संवेग, जिसमें संवेग जितना समय दर में जितना बल लगा, उससे 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 उसके संवेग में परिवर्तन हुआ। तो गति के द्वितीय नियम यह बताता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपातिक होती है। उसी का ये गणितीय गणना है। गति का द्वितीय नियम यही कहता है, यह बताता है कि किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। ये कहना चाह रहा है कि जो बल होगा F, ठीक, ये बल, उसके द्वारा जो लगने वाला संवेग में जो अंतर होगा m इंटू वी माइनस यू, ये इनिशियल वेग माइनस फाइनल वेग, v माइनस यू, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग, ठीक है। वही बात है, ये फाइनल, ये अगर इनिशियल संवेग क्या हो गया m इंटू यू, यहाँ u क्या है प्रारंभिक वेग, या v क्या है अंतिम, v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, u है यहाँ प्रारंभिक वेग। वहीं p क्या है, p प्रारंभिक संवेग, p1 प्रारंभिक संवेग, ठीक, यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक संवेग, और p1 प्रारंभिक संवेग, और p2 क्या है अंतिम संवेग, यहाँ लिखा ही हुआ है, ठीक। तो दोनों का अंतर संवेग में परिवर्तन, दोनों का अंतर p2 माइनस p1, ठीक। p2 यहाँ क्या हो जाएगा mv, और यहाँ p1 क्या हो जाएगा mu, दोनों में से m कॉमन निकालिए तो v माइनस यू। अब संवेग परिवर्तन की दर, संवेग तो हो गया, संवेग में परिवर्तन ये, और दर मतलब समय कि t टाइम में, क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यही बात यहाँ, यही संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाता है बल, यही सब बात, और यही बात लिख दिया है। संवेग में परिवर्तन के दल को क्या बोलते हैं बल। तो बल को क्या चीज़ से निरूपित, एफ से निरूपित करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू बटा टी। और यहाँ जब कोई भी ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, समानुपाती हटाते हैं, तो उसके बदले में एक कांस्टेंट आता है के, इसके बदले में क्या आया बराबर के, ठीक। के यहाँ वही बात है m, ये हो गया v माइनस यू बटा टी, चेंज इन ए वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, इसी का नाम दे दिए त्वरण, इतना का नाम दे दिए हम लोग त्वरण। वेग में परिवर्तन दर अथवा ए बराबर v माइनस यू बटा टी, वेग में परिवर्तन दर अथवा त्वरण है, जहाँ के एक क्या है स्थिरांक है, यानी इंग्लिश में कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है, तो अनुपातिकता कांस्टेंट, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पूछता भी है, और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम, ये भी पूछता है, ठीक। अब आगे हम देखें तो वही है कि अगर फार्मूला F बराबर m में बना, तो अगर अगर वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है, त्वरण भी 1 है, तो बल भी क्या हो जाएगा 1 इकाई हो जाएगा। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, ठीक। जैसे अगर किसी का यहाँ दिया हुआ 1 kg द्रव्यमान है, त्वरण भी 1 kg है, तो बल भी क्या हो जाएगा 1 इकाई, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 ही होगा, बराबर 1 इकाई बल, ठीक। वही बात लिखा हुआ। अब हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। पूछ सकता है किसी वस्तु पर लगने वाली बल के मापने का विधि हमको कहाँ से मिलता है, तो गति के द्वितीय न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का, न्यूटन के गति के नियम द्वितीय नियम बल का परिभाषा देता है F बराबर ma, ठीक। ये भी पूछ सकता है बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाए। हाँ, इस शब्द में भी पूछ सकता है, ये क्या है, ये क्या है, जहाँ ये क्या है त्वरण, और ये क्या m क्या है द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और ये क्या है वस्तु का त्वरण, वस्तु में उत्पन्न त्वरण, और ये वस्तु में द्रव्यमान, दोनों को गुना कर दिए तो क्या मिल गया हमको, बेसिकली बल मिल गया। क्या मिल गया बल, क्या मिला बल, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं।
तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है। ठीक, जब फील्डर होता है तेज गति से आ रहा गेंद को लपकता है, उसको हाथ को पीछे खींचता है, कारण है गेंद को वेग को शून्य करता है, गेंद को वेग को धीरे धीरे शून्य करता है। शून्य करने में अधिक समय लगाएगा, अधिक समय लगेगा तो इससे होगा ये कि उसका संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाएगा, इसके कारण उसके हाथ पे कम चोट लगेगा। ठीक, न के बराबर। अगर एकदम रोक देगा तो संवेग परिवर्तन की दर, मतलब संवेग परिवर्तन करने में समय जो लगेगा, तुरंत रोक देगा, तुरंत समय में कोई चीज़ कर देगा, मतलब वही गेंद हाथ पर आएगा गेंद और रोक लेगा तुरंत समय पे, तो क्या होगा, अधिक चोट लगेगा। इसी तरह वही है, ये दूसरा उदाहरण है कि जब ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ी को उस पे कूदाया जाता है, कुस्तान पे कूदाया जाता है या बालू पर कूदना होता है, ताकि जब गिरे तो तुरंत नहीं गिर के उसमें चोट लगे, ताकि उसके संवेग परिवर्तन में कुछ समय लगे, तब तक अपना चोट कम लगेगा। गति के द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र यही हम लोग देखे थे, F बराबर एम ए, जहाँ एम क्या, द्रव्यमान, F क्या है, बल, m द्रव्यमान और ए क्या है, त्वरण। ठीक, एम और ए बराबर क्या बताए थे ऊपर, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अंतिम प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ये क्या है, प्रारंभिक, नहीं सॉरी, ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, ये u यहाँ होता है प्रारंभिक वेग, और ये क्या है, अंतिम वेग, दोनों का अंतर बटा समय। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, ए, इसको कहते हैं ए, साफ से लिखना होगा ना, इसको कहेंगे ए मतलब त्वरण, इसको कहेंगे त्वरण, और टी तो समय सब जानते हैं, त्वरण। ठीक, अगर टी को हम उधर ले जाए तो ये वाला हो जाएगा, तिराकोनी गुना करेंगे गणित के फार्मूला से, इसको बटा में एक तिराकोनी गुना कर देंगे तो एफ टी बराबर ये। ठीक, ये कुछ उदाहरण है, उदाहरण अभी हम करवाते हैं, पहले इससे पहले जो थ्योरी वाला पार्ट है कर लेते हैं। गति के तृतीय नियम, न्यूटन के कौन दिए थे, न्यूटन के गति के तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम ये कहता है, तीसरा नियम ये कहता है, तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर भी बल लगाया जाता है, लेकिन यह परिणाम तो उतना ही होगा, लेकिन दिशा उसका विपरीत होगा। यानी कहने का मतलब ये, अगर ये कोई दीवार है, ठीक, अगर हम पैर इस पर मारते हैं, जितना बल इस पर लगाएंगे उतना ही बल दीवार में हमारे पैर पे भी लगाएगा, इसलिए क्या होता है, चोट लगता है। लेकिन हम इधर बल लगा रहे हैं, दीवार इसके विपरीत बल लगाएगा। अगर हम 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो 50 न्यूटन का बल दीवार भी लगाएगा हमारे पैर पे, इसलिए हमारे पैर पर क्या होता है, चोट लग जाता है। ठीक, अगर ये दीवार ना रहता, अगर ये कुछ मतलब कमज़ोर चीज़ रहता, तो अगर ये बल 50 न्यूटन का लगाते, अगर 50 न्यूटन का बल अगर नहीं लगा पाता तो क्या होता है, ढह जाता, ढह कर नीचे गिर जाता। तो वही बात है, तो इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ कि जितना बल हम लगाते हैं उतना ही बल ये दीवार लगा रहा है, इसीलिए हमारे पैर पे चोट लगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता तो ये बल लगाते और ये दीवार ढह के गिर जाता। ठीक, तो वही बात है। तो गति के तृतीय नियम में यही है साफ कि जितना बल हम लगाते हैं किसी चीज़ पे, चाहे कोई भी चीज़ जितना बल लगाता है उतना ही विपरीत बल उस पर भी लगता है। ठीक, और लेकिन बल का दिशा विपरीत होता है, जितना अगर 50 न्यूटन परिमाण का बल लगाए उतना ही परिमाण लगा, लेकिन इसका दिशा इधर की ओर है, आगे की ओर, इसका दिशा दीवार के द्वारा लगाया गया पैर पे जो दिशा है पीछे की ओर। तो यही सब कहानी है इसमें पूरा। तो हम अगर पूछे न्यूटन का तृतीय गति का नियम परिभाषा, तो यही परिभाषा लिखेंगे इसमें। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। ठीक, ये दोनों बल परिमाण में सदैव बराबर समान, लेकिन दिशा में विपरीत।
तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब भी बल लगेगा तो शायद दो युगल के बीच में लगेगा। ठीक, ये बल का ठीक है, यही है भाई, यही भी यही बात है। तृतीय न्यूटन की तृतीय गति की तृतीय नियम, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं को एक साथ कार्य करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया क्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करता है। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। और सबसे अच्छा एक भी उदाहरण है क्रिया और प्रतिक्रिया बल का। हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे की ओर धकेलते हैं, तभी हम सड़क पे आगे की ओर बढ़ पाते हैं। पैरों पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगती है जिसके प्रभाव में आप आगे बढ़ते हैं। नहीं तो अगर पीछे हम बल नहीं लगाए, जैसे हम ये चल रहे हैं, ठीक, ये मेरा पैर हुआ, ये किस पैर हुआ, ठीक, ये अगर ये पैर पीछे पृथ्वी की ओर धक्का मारता तब हम लोग आगे की ओर उतना ही बल, जितना बल हम पीछे लगाते उतना ही बल आगे की ओर धक्का लगता है, उतना ही बड़ा डिंग होता है। जितना तेज़ी से बल लगाएंगे उतना ही बड़ा डिंग होगा। इसीलिए दौड़ने वाला पहले बहुत पीछे तेज़ी से दौड़ कर आता है, उतना ही आगे कूद पाता है। तो जितना पीछे बल लगेगा उतना ही आगे बल लगेगा। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन है? न्यूटन का तृतीय गति का नियम बताता है। जितना बल आगे पीछे की ओर लगेगा उतना ही बल आगे की ओर लगेगा। तो ये गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है। लेकिन बल परिमाण में बराबर होगा और दिशा विपरीत होगा। अगर हम पीछे लगा रहे हैं तो आगे लगेगा, ठीक। इसी का उदाहरण है, ये उदाहरण सब सीधे पूछ लेता है एग्जाम में कि बंदूक से जब गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर भी झटका मारता है। क्यों? क्योंकि जितना गति से ये आगे जाएगा मतलब उतना ही ये भी इधर पीछे लगाना चाहेगा, लेकिन इसका भार बहुत ज़्यादा है। अगर इसका मास बहुत छोटा है तो मास इंटू वेलोसिटी इसका मेंटेन करने के लिए, जितना मास इसका है उतना ही मास वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए, संवेग बराबर करने के लिए पीछे की ओर लगता है। लेकिन ये थोड़ा ही लग पाता है क्योंकि ये इसका लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है इस बंदूक का, ठीक। और ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है मतलब परीक्षा में 1 नंबर में कि नाभिक को आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करता है। अगर नाभिक ये है, अगर ये आगे कूदेगा मतलब जोर लगाकर, ठीक, तो अगर पैर से इधर इसको पीछे मारेगा तो ये नाव किधर चला जाएगा? पीछे की ओर। तो ये भी तृतीय गति का उदाहरण है, ठीक। यही सब है, वो उदाहरण दिया हो, ये भी वही उदाहरण है। अब हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा कि गति के प्रथम नियम वस्तु के अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे, ठीक। अब हमने दूसरा बात ये भी सीखा कि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, ठीक। जड़त्व का सीधे परिभाषा पूछ लेता है कि अगर कोई वस्तु गति में है अगर तो क्या रहता है? गति में बना रहता है। अगर इसको हम रोकना चाहे तो ये रुकेगा नहीं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, गाड़ी पे हम किसी पर हम बैठे हुए हैं, अचानक ब्रेक लिए तो हम आदमी आगे की ओर झुक जाएगा, ये जड़त्व का उदाहरण है। अगर गाड़ी रुका हुआ है, ये चलता हुआ गाड़ी के बाद रुका हुआ है, हम यहाँ खड़ा है, अगर गाड़ी चला तो हम पीछे की ओर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो रुके हुए थे लेकिन अचानक चल गया, तो ये शरीर चाहता है कि रुके रहे। तो ये भी जड़त्व का उदाहरण है। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान डायरेक्ट पूछा होता है 1 नंबर में, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप है? तो जड़त्व का माप। ये भी उल्टा पूछ भी देगा कि जड़त्व का माप क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान। इसका सही मात्रा क्या होता है जड़त्व का? किलोग्राम या द्रव्यमान का किलोग्राम। ये भी बता चुके कि घर्षण बल सदैव वस्तु की गति को प्रतिरोध करता है। यदि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम आगे की ओर बल लगाएंगे तो घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा, ठीक। अब गति के द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। गति के द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन का जो दर होता है वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती, मतलब अगर किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन मतलब एम भी माइनस एम भी जो होता है, वस्तु पर आरोपित संतुलित बल के समानुपाती
एवं बल की दिशा में, और ये किसके समानुपाती होता है, तो ये बल की समानुपाती में, और इसका जो दिशा होगा वही बल का दिशा होगा, यही बात है। ठीक, बल का ऐसा ही मात्रा क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या चीज़ न्यूटन में मापते हैं, बल का न्यूटन में से भी मापा जाता है। तो प्रत्येक इसका प्रतीक क्या है, न्यूटन का एन। एक न्यूटन बल किसी एक केजी द्रव्यमान 1 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण उत्पन्न करता है। यानी ए बराबर क्या फार्मूला था, एम ए। द्रव्यमान अगर 1 केजी है, त्वरण भी 1 केजी है, तो 1 बराबर 1 न्यूटन इकाई का बल लग जाएगा, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, गति के तृतीय नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है यदि दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है। यानी अगर हम वही दीवार वाला एग्जाम्पल, दीवार में पैर मारे तो चोट हमको भी लगेगा। ठीक, जितना बल लगाएंगे दीवार उतना ही बल हमारे विपरीत लगाएगा, समान बल लगेगा। एक बल जितना हम लगाए इस पर, ये भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में ये हम इधर लगाए तो ये हमारे पैर पे इधर लगाएगा। ठीक, वही न्यूटन का तृतीय गति का नियम कहता है। ठीक है, अब जो कुछ प्रश्न था उसको देख लेते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है, ये जो फार्मूला हमने सीखा है ये वाला, इसी पे सॉल्व करना है। ठीक, कि प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है, प्रारंभिक 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अंतिम वेलोसिटी क्या है 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 2 सेकेंड, भार कितना है 5 केजी। ठीक, तो बल निकालना है। बल का परिभाषा क्या होता है, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, और ए बराबर क्या होता है, चेंज इन ए वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेग में परिवर्तन बट्टा की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ये v माइनस यू बटा टी, F बराबर क्या, एम v माइनस यू बटा टी। यहाँ F का मान क्या है, F बराबर अगर 5 kg है, ठीक, और त्वरण में अंतर क्या है, तो हाँ, तो अभी इसमें मान रख देना सिंपल, m के जगह क्या 5, और ये v के जगह 7, u के जगह कितना 3, और त्वरण की टाइम कितना 2, 7 में से 3 गया तो 4 बट्टा 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 बराबर 10 न्यूटन। ठीक, वही बात है। तो कितना बल इसमें लगा 10 न्यूटन का। लेकिन क्वेश्चन आगे भी है इधर। अब अगर 5 सेकेंड तक बल लगाया जाता है तो समीकरण को लिखकर अंतिम वेग प्राप्त किया गया। हाँ, तो अगर अंतिम वेग प्राप्त करना है, ठीक, अगर इस बार समय दिया हुआ है, ठीक, तो ये इस फार्मूला को इस तरह इधर लाएंगे तो हो जाएगा, ये सिंपल इसी फार्मूला से हो जाएगा। F बराबर क्या था, एम v माइनस यू बट्टा टी, इधर तीरा को नहीं गुना करेंगे तो एफ टी बराबर एम वी माइनस एम यू। ठीक है, अब हम एम भी कॉमन, सॉरी चलो ये एम भी इसमें कॉमन है, नहीं गुना करते, फिर वी माइनस यू, ये वी माइनस एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, एफ टी बटा एम बराबर वी माइनस यू। ठीक है, अब ये यू इधर माइनस में तो बराबर के उसका जाएगा तो प्लस में, तो यू प्लस एफ टी बटा एम बराबर वी। तो इस फार्मूला का उपयोग करके हम अंतिम वेग निकाल सकते हैं, ये प्रारंभिक वेग, ये भी अंतिम वेग। ठीक, तो वही बात बोला जा रहा है, इस फार्मूला में अगर हम रखें तो अंतिम वेग मेरा निकल जाएगा। ठीक, टी कितना दिया हुआ 5 सेकेंड। ठीक, तो अब निकाल ही लेते हैं, यू कितना था यहाँ, प्रारंभिक वेग 3, ठीक है, और बल कितना था 10 न्यूटन का, लेकिन टाइम कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, और मास कितना है, मतलब 5 kg। ठीक है, तो यहाँ 5 से 5 कट गया, 3 + 10 बराबर 13 मीटर प्रति सेकेंड, यही निकल गया। ठीक,
पूछ रहा है किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो F बराबर एम में पता है ना, तो M1 बराबर 2, A1 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो अब 2 kg वाला F बराबर क्या फार्मूला होता है, MA। तो जब यहाँ द्रव्यमान कितना है 2 kg फर्स्ट बार, और इसका त्वरण कितना है 5, 2 पंचे 10 न्यूटन का यहाँ बल लगेगा। ठीक, और दूसरा बार देखें, दूसरा वाला का बल निकाले, दूसरा बार निकाले। यहाँ द्रव्यमान कितना है दूसरा बार 4 kg और त्वरण 2, तो द्रव्यमान की जगह 4 × 2, 4 दूनी 8, कितना बल लगेगा 8 न्यूटन। कितना बल लगेगा 8 न्यूटन, यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ 8 न्यूटन। तो कौन ज़्यादा है 10 न्यूटन वाला कि 8 न्यूटन, 10 न्यूटन वाला। 10 न्यूटन वाला बल ज़्यादा, तो इस ये वाला किस में बल ज़्यादा लगाना होगा, जब हमको द्रव्यमान 2 दिया रहेगा 2 kg और त्वरण 5 दिया रहेगा, तो इस दोनों में इसमें ज़्यादा बल लग रहा, साफ है, वही बात लिखा हुआ है कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाला में 2 kg द्रव्यमान वाला में हमको बल ज़्यादा लगाना होगा। ठीक है, अब इसमें देखें, एक कार है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद यह कितना सेकंड में रुकता है, 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार के यात्री सहित कुल द्रव्यमान 1000 kg, कार के यात्री सहित कुल द्रव्यमान 1000 kg। कार का मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 kg, उसका आरंभिक वेग दे दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या चीज़ गुना करते हैं, नीचे गिराना है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमको, ठीक, 5/18 से। ठीक है, अब इसको 108 को 5/18 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5/18 से करेंगे तो 18 छक 108 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक, 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया मेरा, हम सेकंड। ठीक, अब सब हमको दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ F बराबर फार्मूला क्या होता है, हम अभी पढ़े थे, F बराबर MA। MA की जगह क्या चेंज, वही चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग बटा समय। तो यहाँ M के जगह कितना है, कितना का कार है, कितना वजन का, 1000 वजन का है, यहाँ साफ लिखते हैं 1000 वजन का है। ठीक है, और फाइनल वेग कितना है, इसको अंत में कार कहीं ना कहीं रुक रहा है ब्रेक लगाने के बाद, तो 0। इनिशियल वेग कितना निकला है 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 30 कितना समय में ब्रेक लगाने के कितना सेकंड बाद रुका है, 4 सेकंड बाद। ठीक, तब 1000 30/4 माइनस 30/4, तो काटेंगे तो क्या होगा, 4 से काटेंगे तो ये काट 250 चौका 1000, 250 3 3 मतलब 775, लेकिन माइनस साइन न्यूटन। और ये जो ऋणात्मक माइनस साइन है, ये ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल बता रहा है कि ब्रेक बल लगाया किस पे, गाड़ी की गति के विपरीत, गाड़ी हम जिस दिशा में जा रहे थे उसके अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में बल लगाया, इसीलिए ये नेगेटिव साइन यही दर्शा रहा है। अब 5वां उदाहरण देखिए, ये किस तीसरा ना था, तो चौथा उदाहरण, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान M1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण देता है तथा द्रव्यमान M2 को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक, तो फार्मूला हम लोग क्या सीखे थे, F बराबर MA। तो अगर हम M निकालना हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे, F/A बराबर M। तो यहाँ M1 क्या हो जाएगा, F/A1, वहीं M2 क्या हो जाएगा, F/A2। तो यहाँ A1 का मान कितना दिया हुआ है
10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, A2 का मान कितना दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। A बराबर कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन। ठीक, A बराबर 5 न्यूटन। इस प्रकार हम देखें M1 बराबर क्या हो जाएगा, M1 बराबर हो जाएगा 5/10। M1 बराबर क्या हो जाएगा, हम इस फार्मूला में रखें तो F का मान कितना है बताओ। F का मान यहाँ है, इस केस में कितना लग रहा है M1 बराबर, यहाँ पहला वाला देखे तो कितना न्यूटन का, अच्छा 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, अच्छा बात है। त्वरण कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 5/10, यानी इसको भाग लगाएंगे तो 0.5, 0.5 क्या किलोग्राम kg। दूसरा बार देखिए तो क्या है, दूसरा बार ये 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण 5 ही है, तो 5/20, तो इसको भाग लगाएंगे तो 0.25 क्या kg। अब दोनों का द्रव्यमान, दोनों को जोड़े तो क्या होगा 0.5 प्लस 0.5, नहीं पूछा तो दशमलव के बाद एक जीरो दे सकते हैं, और 0.25, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 505, 5 2 7, 0.75, 0.75 क्या kg। ठीक, अब पूरे द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाने का बात कर रहा है, तो फिर वही फार्मूला में अब दोनों जुड़ गया, दोनों द्रव्यमान जुड़ कर कितना होगा 0.75। तो अब A बराबर फिर लगाएंगे फार्मूला, A बराबर क्या F/m। अब फोर्स उतना ही है, कितना 5 न्यूटन का है बल, 5 न्यूटन का, लेकिन द्रव्यमान दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा 0.75। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 5, ये न्यूटन है n। ठीक, जब इसको उड़ाएंगे दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 जीरो, बट्टा में 75, दशमलव उड़ गया, बट्टा में 2, हाँ अब काटेंगे 25 चाहिए 75, 25 दूनी 50, जीरो, यानी इसको काटेंगे तो 3 छक 18, 6.67 क्या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकला। ठीक, अब ये पाँचवा क्वेश्चन देखें। पाँचवा क्वेश्चन में कह रहा है एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद वेग समय ग्राफ खींचे दिया गया है, ये 8.9 में। ठीक, वेग समय ग्राफ चित्र खींचा गया, गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए, यानी प्रारंभिक वेग 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और अंतिम वेग कहीं ना कहीं जिसको क्या करना, विरामावस्था में लगाना है गेंद को, तो अंतिम वेग 0 करना। ठीक, और इसी दरम्यान टाइम कितना लग रहा है, यहाँ देखा जाए तो 10 सेकंड, कितना लग रहा है टाइम, कितना लग रहा है 10 सेकंड तक में, 10 सेकंड में सब दिया हुआ है। ठीक, तो अब फार्मूला हम जानबे करते हैं क्या, F बराबर ma, और A बराबर क्या होता है V-U/T। ठीक, हमें निकालना क्या है, एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान का गेंद वेग समय ग्राफ दिया गया, गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज को कितना बल लगाना पड़ेगा, हम क्या निकालना है बल, यही निकालना है, बल निकालना है। ठीक, बल निकालना है, द्रव्यमान भी दिया है, तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। ठीक है, अच्छी बात है। अब भी कितना है, अंत में जाकर इसको 0 है ना, अंतिम वेग 0 है, यहाँ दिया हुआ है अंतिम वेग 0, और u क्या है ना, प्रारंभिक वेग 20। समय कितना है, समय कितना है इसमें, समय इसमें है कितना लगा, यहाँ से देखिए यहाँ तक, कहाँ तक आकर 0 हो गया, 10 पे आकर, 10 पर देखें तो ये 0 हो गया, तो बट्टा 10। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 20 इंटू 0 माइनस 20 बराबर -20/10। ठीक है, अब काट पीट मचाएंगे, 10 दूनी, ठीक है, ठीक तो है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाला बात यह था कि हम लोग मापते क्या चीज़ में, मीटर प्रति सेकंड में सब चीज़ को, ये सेंटीमीटर में है। अगर 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में करें तो 100 से क्या लगाना होगा, भाग लगाना होगा। ठीक, 20 को जब 100 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 0.02 क्या मीटर। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्योंकि हम लोग सब जो स्पीड का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, नहीं तो किलोमीटर प्रति आवर, तो सेंटीमीटर में दिया होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ से कितना हो गया प्रारंभिक वेग
इसको काट के लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा वही 0.02 मीटर प्रति सेकेंड, 0.02 मीटर प्रति सेकेंड। अब वही बात है, इसको चेंज करना होगा सबको, और वो चेंज करके हम इसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या है भी, यहाँ एम कितना है, वज़न इसका कितना था, वज़न आज भी मतलब अभी भी क्या 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम। ठीक, और यहाँ भी कितना है, अंतिम वेग 0, अंतिम वेग, अंतिम में तो गेंद को शून्य मतलब स्पीड रोक देना है, और प्रारंभिक वेग 0.02, समय कितना ले रहा है पूरा रोकने में, 10 सेकेंड। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 इंटू, हाँ ये भी तो ध्यान देना है, इसका भार भी तो मतलब किलो में बदलना होगा, कितना द्रव्यमान भार है इसका, 20 ग्राम, तो इसको किलो में बदलना होगा, तो क्या 20 बटा क्या 1000, 20 बटा 1000, तो भार कितना हो गया, 1 0 से 1 0, और कटेगा तो 0.02 किलोग्राम भार हो, 0.02 किलोग्राम, तो भार के जगह पे किलो में लिखेंगे ना, 0.02 ग्राम। ठीक, अब दोनों को गुना करेंगे, 0.02 गुने, अब इसमें दशमलव माइनस, जीरो में से घटाएंगे तो माइनस रह जाएगा, 0.02, दो दूनी 4, दशमलव के बाद 2 अंक, इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक, टोटल दशमलव के बाद 4 अंक, 1 2 3, दशमलव के बाद 4 अंक। ठीक, माइनस 0.0004 न्यूटन का बल लगेगा। और ऋणात्मक चीज़ यह दर्शाता है कि गेंद की गति की दिशा के विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। ऋणात्मक चीज़ यह दर्शाता है कि गेंद की गति की दिशा के विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। ठीक, ओके, थैंक यू।